नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया की ईआईए यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को कायर करार दिया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 के बयान का हवाला दिया कि चीन अधिक शक्तिशाली है और उससे लड़ना कठिन है। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस ताकतवर से डरते हैं और कमजोरों को निशाना बनाते हैं। अपने विदेश दौरे के दौरान राहुल ने 3 बड़े मुद्दे उठाए। पहला, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। दूसरा, सत्ता पक्ष चाहता है कि सभी संस्थाएं केवल उनके इशारे पर काम करें जो देश की आत्मा के खिलाफ है। तीसरा, नोटबंदी और जीएसटी की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और सरकार सब कुछ उद्योगपतियों को सौंपना चाहती है। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो विदेश में भारत की बदनामी कर रहे हैं और मोदी विरोध की आड़ में देश और उसकी संस्थाओं का विरोध कर रहे हैं। तमाम बातें जो है सामने आई हैं, इन पर कुछ प्रतिक्रिया पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के मान और सम्मान को गिराने का एक पूरी मुहिम चलाने की कोशिश की है। हम देख रहे हैं वो जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो बिना किसी तथ्य के हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की व्यवस्था, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल जी भूल रहे हैं कि यदि विदेशी दौरे पर उनका कोई इंटरव्यू लेता है तो वो राहुल गांधी का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता का इंटरव्यू लेता है। और यदि वो विपक्ष के नेता बने हैं तो वो इसी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के कारण बने, उसकी निष्पक्षता के कारण बने, उस लोकतंत्र की ताकत के कारण आज आप इस स्थिति में हो राहुल जी कि आपका इंटरव्यू विदेश की धरती पर हो रहा है। आप में कोई सुरखाव के पर नहीं लगे, आप नेहरू परिवार के सदस्य इसलिए इंटरव्यू नहीं हो रहा। आपका इंटरव्यू इसलिए हो रहा है कि आप इस लोकतंत्र के बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम के कारण नेता प्रतिपक्ष बने हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के। देखिए, राहुल गांधी जी देश के नेता विपक्ष हैं और आधिकारिक रूप से वो सब जगह जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी हैं, वो बात तो पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि किस तरीके से देश में हालात हैं, किस तरीके के कृत्य देश में इनके नेता लोग कर रहे हैं, किस तरीके की विभाजनकारी नीति जनता के लिए चल रही है, यहाँ पर किस तरीके से हिंदू मुस्लिम चल रहा है, रोजगार नहीं है, किसानों की पिटाई हो रही है। तो ये बात कौन उठाएगा? ये नेता विपक्षी उठाएंगे ना, राहुल गांधी। अब भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है तो हो। चलिए, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वानी आलूवालिया जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले वानी जी आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोला है विदेश जाकर और कायर करार दिया, सबसे बड़ी बात यह है, क्या कहेंगे इस पर? वानी जी, वानी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अब आ रही है, अब आ रही है जी। मेरा सवाल क्या आप तक आपको मिला है या मैं एक बार और? नहीं, आप दोहरा दीजिए दोबारा। जी वानी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी विदेश की धरती पर पहुंचे एक बार फिर से और वहां पर उन्होंने आरएसएस को कायर करार दिया, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ मेजबान जान है उनको प्रणाम करती हूँ। देखिए, राहुल गांधी चूंकि एक जनप्रतिनिधि है, बहुत बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भी पद पर ऐसे कार्य करने का एक अवसर मिला है। इस अवसर को वो उसका दुरुपयोग करते हुए वो यद्यपि ये नहीं सोचते हैं कि विदेश यात्रा में जहां वो इस देश के प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं, जहां वो इस देश का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं इस आबादी के तौर पर, तो वहां जाकर ये हमेशा भ्रमित करने वाली ऐसे वाक्य बोलते हैं, ये अपनी दूषित मानसिकता को वहां पर प्रकट करते हैं। और इनको राष्ट्रवाद की भावना से इतना भय क्यों है? ये वही राहुल गांधी है जिनको शायद अगर ये जनप्रतिनिधि ना होते तो क्या इतना बोलने का अवसर मिलता, इस पर इनको विचार करना चाहिए। नेहरू और गांधी परिवार के वंशज होने के नाते
इनके वक्तव्यों में गंभीरता आनी चाहिए, जिम्मेदारी आनी चाहिए, देश के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये जब भी बाहर जाते हैं तो कभी ये देश विरोधी पुन्नू की भाषा का उपयोग करते हैं, कभी ये जो डीप स्टेट होता है उसके भाषा में बात करते हैं। ऐसा क्यों है कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिससे हम समझते हैं कि देश की नीति रीति, यहाँ की अस्मिता की इनको विचार भी होना चाहिए, उसकी गहराई तक जाके सराहना भी करनी चाहिए, परंतु ये हमेशा त्याग तपस्या की जो है उस वहाँ अवमानना करते हैं, उसकी उसका जो अनादर कर सकते हैं वो करते हैं। ये कहीं ना कहीं इनका एक राष्ट्र के हित में ये विचारधारा नहीं है। ये इनका जो संयोजक ये एक विचार है, ये इसलिए है कि देश को की बुराई करके ये उन लोगों की सहायता करना चाहते हैं जो देश की विरोध में खड़े हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ ये सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका जी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, आपसे जवाब लूंगी मैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिया है देश की धरती पर आरएसएस को करार दिया, कितना सहमत हैं आप उससे? और मानी जी की तमाम बातों को आपने सुनाई है, वही हमने विश्वास सारंग की भी बाइट आपको सुनवाई है, क्या कहेंगे आप? देखिए सरस्वती जी, भारतीय जनता पार्टी हमको राष्ट्रभक्ति ना सिखाए। हम लोग तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत लोग हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं। ये लोग सत्ता के लिए जीते हैं और सत्ता की उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं, कहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता बनी रहे और उसके लिए सब काम करते हैं। राहुल गांधी जी विदेश गए थे, कोलंबिया गए थे, उनका बयान हुआ। राहुल गांधी पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और विदेशी दौरों पर जाते हैं, और जब विदेशी दौरों पर जाते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी की पेट में मरोड़ होती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़े और राहुल गांधी देश में एक नायक के रूप में उभरे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी का मान और सम्मान रहे। इतनी छोटी मानसिकता इनकी है। राहुल गांधी की चिंता बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, हमारे विपक्ष की आवाज को दबाती है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसके पीछे सीबीआई, आईटी, ईडी लगा देते हैं, और जो विवादास्पद लोग हैं और अगर इनकी पार्टी में पहुंच जाते हैं तो उनके सारे माप भूल जाते हैं। इस प्रकार की प्रेशर की पॉलिटिक्स ये भारतीय जनता पार्टी करती है। संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा दिखाई दिया, जिससे ये लगता है कि ये लोग लोकतंत्र में के मंदिर में माने ऐसे लोग घुस आए हैं जो पूरी तरह से तानाशाह प्रवृत्ति के हैं, पूरी तरह से इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। ये इन किन प्रकार किसी प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर करके और अधिनायकवाद यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं, और इस प्रकार की कुत्सित चालें ये लोग लगातार करते रहते हैं। यहाँ पर जितना वर्ग विभेद राहुल माने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से भाई भाई में विद्वेष की भावना फैलाई, हिंदू मुस्लिम की भावना विकसित की इस देश में, अनेकता में एकता वाला देश हमारा इतना मजबूत भारत, सार्वभौमिक भारत, और उसको इस प्रकार से लोग कमजोर करने में लगे हैं। वो चिंता राहुल गांधी की वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही, और वो उस राष्ट्रभक्त परिवार के प्रतिनिधि हैं जिस परिवार ने शहादतें इस देश के लिए दी। चाहे वो नेहरू जी हों, उन्होंने लगभग 10 साल तक जेल में काटे अपने जवानी के दिन, चाहे इंदिरा जी हों, इंदिरा जी ने देश के लिए जी, देश के लिए मरी, शहादत दी, राजीव जी ने शहादत दी, और सोनिया जी ने तो फुटबॉल बना दिया था प्रधानमंत्री का पद। पूरा सदन, पूरे सांसद एक मत होकर ये कह रहे थे कि हमको माने हमारी नेता प्रधानमंत्री सोनिया जी बने। कई लोग तो आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। वो सब बातें ठीक है, पर विदेश जाकर बार बार इस तरह के बयान देना, यानी अपने देश के बारे में कुछ भी पोर्ट्रे करना। क्या कह दिया विदेश जाके? उन्होंने कहा कि हमारा देश में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी हैं, बहुत मजबूत हैं,
लेकिन वर्तमान में ये सब सारी बातों को लेकर जिस ईवीएम की तारीफ दूसरे देश कर रहे हैं, उसी चुनाव आयोग पर वही जो फैसिलिटी है उस पर ही आप जाके सवाल उठाएंगे? दृष्टि जी, जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ भी ईवीएम नहीं, ईवीएम की व्यवस्था लागू नहीं है, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। बट सराहना की जा रही है। जब विवादास्पद हो गई है ईवीएम पर बातें हो रही हैं, चुनाव आयोग पर बातें हो रही हैं, तो उस पर विचार सरकार क्यों नहीं करती है? केवल इसलिए नहीं करती है कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। अगर ठीक मुद्दा भी कांग्रेस उठाती है तो इनको उस पर विचार करना चाहिए, उसमें क्या बात है? और विचार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इनको गलत ठहरा भी नहीं रही हूँ। बस मेरा ये मानना है कि देश की बातें देश में ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, ना कि विदेश जाकर बोलना, वो मुझे ठीक नहीं लगता। देखिए कितना भारत का मान इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बढ़ा, आपको पता होना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति इंदिरा जी को लेने के लिए हवाई अड्डे पर आता था, और इंदिरा गांधी बहुत श्रेणी थी, वो माने स्वाभिमान थी राष्ट्र की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सम्मान गिरा दिया, ऐसा कहना है? बेड़ा भेजा तो उन्होंने कहा 7वां नहीं 70 बेड़ा भेज दें तो भी हम परवाह नहीं करते हैं। और किसी प्रकार की बंदर घुड़की में आती नहीं थी महाशक्तियों की, और इस प्रकार की वो परिस्थितियां रहती थी। उस समय राष्ट्र का स्वाभिमान हमारा कितने उच्च स्तर पर था। आज की परिस्थितियों में हम कहाँ हैं, और जब उनके नेतृत्व वाला भारत था तब क्या कहाँ थे? ये सब एक विचारणीय प्रश्न है, इन पर भी विचार करना चाहिए कम से कम सत्तारूढ़ दल को, भारतीय जनता पार्टी को। हमारी विरासत एक उत्कृष्ट विरासत है, सम्मानीय विरासत है। आप ऐसे आपके कहने से क्या होता है? हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता ना। हम कह रहे हैं कि जो भी आपकी तमाम बातें हैं, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो सब मैं ठीक हूँ। बस मुझे सिर्फ जगह से थोड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जी भी जुड़े हुए, उनसे जान लेते हैं। भानु जी, इस पूरे चीज पर सियासत गरमाई हुई है, लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने जब से आरएसएस को कायर करार दिया है और तमाम मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये उदाहरण दर उदाहरण अगर हम चलेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा विवाद होगा। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग बातें कही गई है, सुनी गई है जी। लेकिन आप ये देखें कि ये शुरुआत क्यों हुई और ये शुरुआत किसने की, कब हुआ। अगर इसमें जाए तो आपको याद आएगा कि एक विदेश में ही भारत के बारे में कहा गया था कि ये कोई देश है जीने के लिए या जन्म लेने के लिए, ये बात कही गई थी, मीडिया में छपी, प्रसारित हुई। तो वो किसने कही थी, क्यों कही थी, और उन्होंने कही तो इन्होंने जो कहा वो उससे कम गंभीर है कि ज्यादा गंभीर है? इस विवाद में पड़ेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात कहने की ये है कि आज जब ग्लोबल विलेज हो गया है दुनिया पूरा, एक संचार क्रांति ने, मोबाइल ने, इंटरनेट ने दुनिया को एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया है, तो आपके यहाँ क्या हो रहा है, या आपसे या हम कहें भोपाल इंदौर से पहले अमेरिका में पता चल जाता है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। वो तो ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मान अपमान की, तो मान अपमान तो शुरुआत किसने की, और ये नहीं होना चाहिए ऐसा। और ये चलन है विदेशों में, इस बात को अगर इतना गंभीरता से नहीं माना जाता तो ठीक है, आपके जो संस्कृति मानती है तो आप रोक लगाने की व्यवस्था करिए, मुकदमे कायम करिए, कानून बनाइए, कुछ करिए आप इसके लिए। केवल हर उदाहरण पे हम लोग बहस करेंगे तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब राहुल गांधी जी को अमेरिका ही जाकर ये बात क्यों कहनी थी, उनसे पूछा जाना चाहिए जी, क्या आवश्यकता थी वहाँ जाके कहने की जी। वो उस बड़े नेता ने अमेरिका में क्यों कहा था कि भारत कोई रहने लायक देश है क्या, या कोई जन्म लेने लायक देश है क्या, ये क्यों कहा था, ये पूछा जाना चाहिए, तभी हम इसको सुलझा सकेंगे। और नहीं तो ये तो किशकिश चलती रहेगी, आप यकीन मानिए, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, वानी जी आपसे जानूंगी मैं, आपने भानु जी को भी सुना, अंबिका जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, अंबिका जी ने तो इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होने के बावजूद बहुत सारे झूठ बोले। सबसे पहले मैं मानती हूँ कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हादसे से हुई थी, पर ये क्या थे, ये इनकी सुरक्षा की चूक थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त की कांग्रेस की सरकार है। और सोनिया गांधी, हाँ, बहुत सक्षम तरीके से उन्होंने कठपुतली सरकार बनाई थी, एक कठपुतली प्रधानमंत्री को अपने इशारों पे नचवाया था। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक तमाचा था।
तीसरी चीज, राहुल गांधी को बिल्कुल क्यों जरूरत है कि विदेश में, और वो भी कुछ ऐसे देशों में जाकर ये सब बोलने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर इनके सहयोगी देश को अस्थिर करने वाले ताकतें हैं। ये उन्हीं का सहारा लेकर, उन्हीं का संबल लेकर वहां पर ये बात करने की ये चेष्टा करते हैं। और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो एक बहुत मुख्य पद पर है, क्या वो इस वर्ष मार्च से लेकर अभी तक 7-8 विदेश यात्रा करते हैं, तो क्या अपने यात्राओं का विवरण देते हैं? बहरीन गए थे, उसके पहले फार ईस्ट गए थे, कई जगह गए हैं, पर ऐसा क्या इनकी यात्राओं में होता है कि ये छुपाते हैं और ये सुरक्षा नीति के तहत इनके ऊपर जो बहुत ही उच्च स्तर की सिक्योरिटी है उसके तहत ये डिस्क्लोजर क्यों नहीं करते? मुझे ऐसे लगता है कि यदि राहुल गांधी खुद विदेश जाते हैं भ्रमण करने के लिए तो ये भारत का अपमान है, क्योंकि भारत खुद इतना सुंदर देश है तो ये छुट्टियां मनाने के लिए हमारे देश का ही भ्रमण कर सकते हैं। और यदि ये अपनी दूषित मानसिकता को लेकर गलत भ्रमित प्रचार करने जाते हैं तो उसके ऊपर एक बहुत गंभीर समस्या का संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इसके जवाब देने चाहिए। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वरिष्ठ कांग्रेसी जो प्रवक्ता हैं, आप जब बात करते हैं तो आपको ये भी संज्ञान में होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी इतने लोकप्रिय नेता हैं तो हर प्रदेश में वो निरंतर हारते हुए जाते हैं। लोकप्रियता उनकी कहाँ पहुंच गई है? शायद जमीन में किसी गड्ढे के अंदर दफन हो गई है। और ऐसी लोकप्रियता अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी बदहाल और बुरे स्थिति में लेके आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां राहुल गांधी के पग पड़ते हैं वहां कांग्रेस का विनाश होता है। ठीक है, अंबिका जी कमेंट इस पर दे दीजिए। वाणी जी को सुना आपने? जी, अभी मैं आपको आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने अमेरिका में जाकर क्या कहा था कि हम इस पर शर्म आती है कि हम भारत में पैदा। बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, इन सबको पता है, शर्मा नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। दूसरा हमारा निवेदन यह है कि इनके एस जयशंकर जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पाकिस्तान को ये जानकारी दे रहे थे कि हम आपके सैनिक अड्डों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम आपके पब्लिक प्लेस पर हमले नहीं कर रहे हैं, हम केवल आतंकवादियों के ठिकाने पर कर रहे हैं। उससे भारत का सर बहुत ऊंचा उठ गया। उससे भारत की सेना का मनोबल नहीं टूटा क्या? जब देश का विदेश मंत्री इस प्रकार की बात करता है कि जो नहीं करना चाहिए थी, उन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए थी कि सारा भारत भावनात्मक रूप से भारत की सरकार के साथ खड़ा था, देश के साथ खड़ा था, माने करोड़ों लोग खड़े थे। इस प्रकार से भावनात्मक अत्याचार ये सरकार करती है, लोगों की भावनाएं रोनती है। तो ये आचरण इनका ठीक है, इनका आचरण ये बिल्कुल राज्योचित है, इनको इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। इनके लोग कहें कोई बात तो वो कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हमारा देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें मजबूत हैं और इस प्रकार से थोड़ा माहौल है, तो इसमें बहुत बड़ा पहाड़ वो टूट गया। सबको पता है कि भारत में क्या हो रहा, पूरे विश्व को पता है भारत में क्या हो रहा, किस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा। राहुल गांधी कोई विशेष उल्लेखनीय बात थोड़ी हो गई है। राहुल गांधी से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है नहीं। राष्ट्रभक्ति का मैंने पहले ही निवेदन किया कि इनको राष्ट्रभक्ति की सीख हमको नहीं देना चाहिए। राष्ट्रभक्ति का पाठ हमें ना पढ़ाएं, कम से कम कांग्रेस को ना पढ़ाएं, क्योंकि जब राष्ट्र संकट में था, भारत माता की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, तब ये लोग जो लोग गुलाम बनाए हुए थे उनके साथ खड़े हुए थे। इसलिए ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी की लोकप्रियता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग चाहे जितने हिडन एजेंडा चलाएं, राहुल गांधी देश का नौजवान है, देश का विश्वास का प्रतीक है और राहुल गांधी की क्षमताओं पर देश को भरोसा है। ठीक है, वाणी जी जल्दी से कमेंट दे दीजिए।
देखिए, वरिष्ठ प्रवक्ता जो है उनको ये ध्यान में होना चाहिए, जो अभी साई रहे थे वो, कि इतनी क्रूरता मन में, मानसिकता में सिर्फ कांग्रेसियों की हो सकती है। जो सुरक्षा की लापरवाही से यदि दो वरिष्ठ नेता ही नहीं, इस देश के प्रतिनिधि, इस देश की पूरी जनता के द्वारा स्थापित जो उच्चतम पद पर दो व्यक्तियों का जो जान गंवाई है, उसको ये इतने निर्मम तरीके से बोलते हैं, ये तो इन्हीं के कार्यकाल के अधीन इन्हीं की व्यवस्था की लापरवाही थी। इसीलिए ये ऐसे भ्रमित बयान देना बंद करें, ऐसे भ्रमित विचारों को प्रकट करना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें। देश और विदेश में हमारी, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय नीति बोले या हम जो एक वैकल्पिक नीति थी भारत की, और आज उसका दृष्टिकोण बहुत अंतर आ चुका है। भारत विकसित देशों की गिनती में आ रहा है, अर्थव्यवस्था के तौर पर बहुत सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रहा है, और राहुल गांधी ने तो उस पर भी एक भ्रमित विचार अपना दिया था, डेड इकोनॉमी। तो क्या डेड इकोनॉमी अपने एक्सपोर्ट की बात कर ले, डिफेंस डेवलपमेंट की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, हम AI कैपेबिलिटी या हमारे जो हाई टेक्नोलॉजी एरियाज है उसकी बात कर ले, क्या हम उन सब चीजों पर अनदेखी कर सकते हैं? वास्तविक रूप से भारत ने जितनी प्रगति 2014 के बाद की है, उतनी इनके कल्पना से परे है। ठीक है वानी जी। भानु जी, एक कमेंट जल्दी से, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना है, एक कमेंट दे दीजिए, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। सूत्रधार हम और आप सब भूल गए, अभी ये युद्ध विराम वाला किस्सा तो जिक्र करिए। ये देश की बात बाहर कैसे गई थी? ये ट्रंप ने कैसे घोषणा की थी कि युद्ध विराम हो रहा है, और इसका कौन जिम्मेदार था, और आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या हुआ? किसने कहा था वहां जाकर ये बात, और इसका खंडन क्यों नहीं हुआ, इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? तो बात ऐसी है साहब, देश की बात देश में करनी चाहिए, ये वांछित है। घर की बात पड़ोसी क्या करोगे तो बुराई होगी। सही, बिल्कुल जी बिल्कुल सहमत हूँ भानु जी, मैं आपसे एकदम सटीक लाइन कही आपने कि घर की बात घर में होनी चाहिए, पड़ोसियों को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, ना ही उनका इंटरफेयर इस चीज़ में होना चाहिए, फिर वो चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने जब से RSS को कायर करार दिया है और विदेश वो पहुंचे थे, कोलंबिया में वो भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, सियासत गरमाई हुई है, बयानबाजी देखने को मिल रही है। ये बयानबाजी कहाँ तक जाती है और उसके आगे क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNA। नमस्कार।